नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात कर रहा हूं बादली से 2 बार विधायक रहे नरेश प्रधान की। आपको जानकारी दे दूं, नरेश प्रधान कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस के विधायक भी रहे। उसके पश्चात नरेश प्रधान ने कांग्रेस को अलविदा कहकर इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर नरेश प्रधान प्रदेश प्रवक्ता के पद पर तैनात रहे, लेकिन बीते कल नरेश प्रधान ने इंडियन नेशनल लोकदल को भी अलविदा कह दिया। तो आज मैं नरेश प्रधान के आवास पर पहुंचा और मैंने उनसे बात की। तो नरेश प्रधान ने खुलकर बताया कि उन्होंने किस प्रकार से, किन कारणों से इंडियन नेशनल लोकदल को अलविदा कहा है। वहीं मैंने नरेश प्रधान से बादली के वर्तमान विधायक कुलदीप वत्स ने जिस प्रकार से पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि ओम प्रकाश धनखड़ ही बादली के विकास में रुकावट हैं, विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं, इस पर भी पलटवार करते हुए नरेश प्रधान ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं बरसाने चाहिए। नरेश प्रधान ने कुलदीप वत्स को जमकर घेरा, कुलदीप वत्स को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुलदीप वत्स इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इसके अलावा नरेश प्रधान, जो कि पूर्व विधायक हैं बादली के, उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नरेश जी, आपने कल इंडियन नेशनल लोकदल से अलविदा कह दिया, तो क्या कारण रहा है कि आपने इंडियन नेशनल लोकदल को अलविदा कहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम के तमाम दर्शक भाइयों को राम राम, और आपका यहाँ आपका ये निवास स्थान पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से कारण मेरी कुछ परिस्थितियाँ थी, घरेलू समस्याएं थी, उनकी वजह से जो मेरे को कार्यभार पार्टी ने सौंपा था उसका मैं ठीक से दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहा था, और पार्टी के ऊपर अपने आप को थोपना बिल्कुल नहीं चाहता था। पूरे मान सम्मान के साथ पार्टी में हमने काम करने का 4.5 साल तक, 4 साल कुछ महीने तक अवसर मिला है और पूरा मान सम्मान किया। और अब ऐसिंग चौटाला में ये पाया कि त्याग और बलिदान का उसके अंदर मदा है, और उसने जब जब किसान मजदूर पर या कोरोना काल की महामारी की बात करूं मैं, अवसर आया तो त्याग और बलिदान और सुखुद को समर्पित भाव से उसने सेवा की है। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे कोरोना महामारी की, पूरे समूचे हरियाणा प्रदेश के किसानों की जींस मंडियों में पड़ी हुई थी कोरोना काल में, और तमाम के तमाम पार्टियों के लीडर बिलों में छुप गए थे, बहाने बना रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन अब ऐसिंग चौटाला ने फोन गए किसान भाइयों के, तो पूरे समूचे हरियाणा की एक एक मंडी का दौरा किया और सरकार को मजबूर कर दिया कि किसान भाइयों को बीमारी की महामारी के अंदर मंडियों में ना पड़ा रहने दिया जाए, बल्कि इनकी जींस को खरीदा जाए। सरकार तुरंत मजबूर हुई और खरीदा भी। तो मैं किसी भी शिकायत नहीं है और ना किसी से कोई मेरे को गिला शिकवा है। मैं तो अपने पारिवारिक परिस्थितियों के अनुकूल ही मुक्त होना चाहता था कार्यभार से। नरेश जी, अभी अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव है, आप बादली से 2 बार विधायक भी रहे हैं और आज भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है बादली हल्के में। हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि लोग काम के लिए आपके पास आते हैं। तो अब आप किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हैं, तो क्या उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में होने वाले चुनाव से पहले आप तैयारियां तो करेंगे विधानसभा चुनाव की, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए संजय भाटिया साहब, मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन्होंने दल जाने की, दल जो मेरे को पूछ रहे हैं और मेरे को अंदर जो कैपेसिटी है काम कराने की, वो जो दल है वो सबसे बड़ा दल गुड़िया खाप, तीसा और मेरे बादली विधानसभा के सम्मानित मतदाता हैं, जिन्होंने मेरे को इतनी ताकत दी कि हारने के बाद भी उम्मीद करते हैं लोग कि नरेश भाई के पास चलते हैं और काम कराएगा। और मैं समर्पित भाव से सेवा में लगा रहा हूँ। अब 10 साल राजनीति से दूर था मैं, ना कोई खास पार्टी थी मेरे पास, इन लोगों का इस क्षेत्र में इतना प्रभाव भी नहीं था, लेकिन अब का खुद का प्रभाव है बेचारे का। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास दल है, बहुत बड़ा दल है, जिसका कोई दल मुकाबला ही नहीं कर सकता। तीसरा जो बहादुर खाप है और उसके अटल फैसले होते हैं,
तो मैं स्वयं की तैयारी नहीं करूंगा, बल्कि अपने खोया हुआ सम्मान वापस लाने के लिए समर्पित भाव से खाप की लड़ाई लड़ूंगा। खाप का जो आदेश होगा वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा, और मैं कोई चुनाव की स्वयं की तैयारी नहीं करूंगा, बल्कि खाप की तैयारी करेंगे हम। और अपने किसी बेटे को, भाई को, भतीजे को, चाचा को, ताऊ को, किसी भी 30 गांव में 36 बिरादरी में परिवार के सदस्य को टिकट मिल लगा तो फिर हम हल्के के बचे हुए मतदाताओं के पास जाकर झोली पसारेंगे कि भाई हमने 2 बार आपके पक्ष में बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, आपसे ज्यादा जन समर्थन दिया है, और अब हमारी तरफ भी आप देखो हमने ये उम्मीदवार उतारे है, और खाप सबकी सर्वमान्य होती है, सर्वमान्य उम्मीदवार है, और इसकी हेल्प करो। झोली पसारेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे जरूरत पड़ी। नरेश जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न है। आप देखिए बड़े बहादुर विधायक भी रहे हैं, 2 बार के विधायक मैंने पहले भी कहा है आप हैं, बादली में अच्छा प्रभाव है। अभी कुछ 2-3 दिन से एक विधायक हैं कुलदीप वत्स, उन्होंने पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी पर सरेआम आरोप लगाया कि वो काम में रुकावट डालते हैं। तो एक पूर्व विधायक होने के नाते कुलदीप वत्स क्या जो कह रहे हैं सच बात कह रहे हैं, या लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? आपका क्या कहना है? देखिए, ना तो धनखड़ साहब मेरी चोटी में की गाल है, ना कुलदीप मेरी कुछ बिगाड़ सकता। इसे पता ना 3600 गैर आए। मैं दीन और ईमान से ये बताना चाहता हूं कि बादली तहसील के अंदर जनाब ने एक तहसीलदार को वर्क सस्पेंड करवाया था, फिर उससे मोटा माल लेकर उसका वर्क वापस करा दिया। जब वो इतना भ्रष्ट था तो इसको वो क्यों रखा गया, उसका ट्रांसफर करवाता, कहीं जाता कोई और MLA सुलझता। और अब बादली तहसील को और रिलायंस को इन्होंने औद्योगिक इकाई स्थापित कर रखी है, अपनी रोजगार का साधन बढ़ा रखा है। बादली तहसील में एक आधे आदमी को बाइट देता है। एक MLA की जगह इन्होंने 40 से 45 MLA बना दिए बादली विधानसभा में, और बादली हल्के को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और रही धनखड़ की, OP धनखड़ की बात कि उसने अपने कार्यकाल में काम किए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनाब ने खुद स्वीकार कर लिया कि 1600 करोड़ रुपए ये लेकर आया और इसने सरपंचों को खिला दिए। अब जो खाता होगा, जनप्रतिनिधि होगा और गांव का चुना हुआ नुमाइंदा है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद प्राप्त है सरपंच साहब, तो किसके अकाउंट में भेजेगा मंत्री, किसके अकाउंट में भेजेगा MLA, किससे संपर्क करेगा MLA मंत्री, कहाँ जाएंगे, कौन काम कराएगा? उसको मान सम्मान गाँव ने दिया है, तो जनप्रतिनिधि MLA हो या MP हो तो किसको सम्मानित करेंगे, किसके खाते में भेजेंगे? वो कहाँ भेजेंगे? भी रोड पर रखाएंगे पैसे को। अगर खाया भी तो घाटे का बोल, घाटे में खागा, तेरा उसमें क्या लाग रहा था है? तन्ने तो अपने 25 करोड़ रुपए का हिसाब दे दे पहले, किंतु परंतु इधर उधर की बात मत कर। अपना हर मोर्चे पर असफलता को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप मनने के प्रयास ना करके पहले अपना हिसाब दे 25 करोड़ रुपए का। और जो कार्यकारिणी जो गठन किया था आपने कि ये जांच करेगी, ये एक वो आयोग का गठन कराया था, एक कमेटी का गठन कराया था, जो भी कराया था आपने, जो वोट बिक्की थी, वो जो क्रॉस वोट हुई थी कांग्रेस की, वो कौन था? जनता पूछना चाहती है कि वो MLA कौन था जिसने अपनी पार्टी की पीठ में खंजर मारा, पूरे समूचे भारत के अंदर हरियाणा प्रदेश की बदनामी कराई? वो कौन था? उसका कब तक हिसाब देंगे? हिसाब लेने चल पड़े। अगर हमने हिसाब मांग लिया तो बहुत लंबी फितरत है, बहुत लंबी लिस्ट है, और चक्का जाम होकर खड़ा हो जाएगा, ब्रेकों पर पैर रखे जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं माननीय विधायक महोदय से कि जिनके शीशे के खुद के मकान हो, जो खुद क्राइम वृत्ति रही हो बचपन से, जिसके खुद के भ्रष्टाचार में लिप्त हो और जिसका चाल और चरित्र संदेह के दायरे में रहा हो, वो ज्यादा इस तरह की बातें नहीं बनाते। अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करो और अपना हिसाब दो पहले, बाद में दूसरों का मांगना।